पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम आप आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर कर रहे थे, ठीक है। प्रिंटर को आप नॉन इम्पैक्ट तथा इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे थे, है ना। प्रिंटर के अंदर प्रिंटर को प्रिंट कैपेसिटी के अनुसार हमने किया, प्रिंट अनुप्रयोग के अनुसार हमने किया, ठीक है। तो प्रिंट कैपेसिटी के हिसाब से हमने कैरेक्टर प्रिंटर को डिस्कस किया, उसके बाद में लाइन प्रिंटर को डिस्कस किया तथा पेज प्रिंटर को डिस्कस किया। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन के आधार पे या कार्य प्रणाली के आधार पे हमने प्रिंटर को इम्पैक्ट तथा नॉन इम्पैक्ट दो भागों में डिस्कस किया। इम्पैक्ट का मतलब होता है कागज़ के साथ में सीधे संपर्क साध करके या प्रहार करके जब प्रिंटिंग का कार्य किया जाए तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ले लिया जाएगा। और जिस प्रिंटर के अंदर कागज़ के साथ में सीधा कोई प्रिंट हेड का कोई संपर्क ना हो, स्याही की बौछार, फुहार या लाइट बीम की सहायता से या उष्मा की सहायता से पेज के ऊपर प्रिंट किया जाए, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रिंटर के अंदर स्याही दो तरीके से डाली जाती है, एक तो ड्राई या पाउडर के रूप में यानी सूखी स्याही, और एक लिक्विड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में डाली जाती है उसके अंदर कौन कौन से चार कलर होते हैं? सियान, मैजेंटा, ब्लैक एंड येलो, ठीक है। ये चार अलग अलग कलर हमने डिस्कस किए थे। और प्रिंटर की जो गुणवत्ता है यहाँ से आज आप शुरू करेंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, ठीक है। जैसा कि मैंने मॉनिटर के केस में आपको पहले ही बता दिया था, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो किस में मापी जाती है? DPI में मापी जाती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच, ठीक है। ये लिख लो, प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में मापी जाती है, डॉट पर इंच। ये लाइन में पहले ही लिखवा चुका हूँ, ये काट देना, अभी नहीं लिखनी है। सबसे तेज प्रिंटर कौन से होते हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पहले नहीं लिखी हो तो ये लाइन लिख लेना, प्रिंटर की गुणवत्ता DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है, मापी जाती है। ये तो प्रिंटर की गुणवत्ता होगी। उसके बाद में अपन इसकी स्पीड या गति की बात करेंगे। प्रिंटर की गति, प्रिंटर की गति जब हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी यानी कि क्षमता के अनुसार, हमने कुल प्रिंटर किए थे 3। एक तो किया था कैरेक्टर, एक किया था लाइन, और एक किया था हमने पेज प्रिंटर। इन तीनों प्रिंटर को अगर देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं इनमें से कुछ प्रिंटर तो पाऊंगा मैं इम्पैक्ट की कैटेगरी में, कुछ प्रिंटर मुझे मिलेंगे नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में, है ना। कहने का मतलब ये है जो भी प्रिंटर चाहे वो नॉन इम्पैक्ट में हो चाहे वो इम्पैक्ट में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, कहीं ना कहीं आपको या तो वो कैरेक्टर प्रिंटर मिलेगा या लाइन प्रिंटर मिलेगा या पेज प्रिंटर मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ आप कल देख चुके हैं जब हमने नॉन इम्पैक्ट तथा इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों किए थे, उस दौरान हमने ये चीज़ देखी थी कि इम्पैक्ट की कैटेगरी में कुछ ऐसे प्रिंटर आए थे जो या तो कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर थे। उसी प्रकार नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में कुछ प्रिंटर के एग्जाम्पल ऐसे आए थे, वो लाइन और पेज प्रिंटर थे, ठीक है। तो यानी कि ये 3 प्रकार के ही प्रिंटर हैं जो कहीं ना कहीं दोनों कैटेगरियों में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रिंटर के हिसाब किताब से ही प्रिंटर की स्पीड या गति को देखा जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कोई प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर की गति या स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर कोई प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है, ये मतलब नहीं है कि वो इम्पैक्ट में गया है या नॉन इम्पैक्ट में गया है। बात ये है कि वो एक एक अक्षर करके छपाई कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, तो उसकी गति को CPS में मापा जाएगा, कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में एक प्रिंटर कितने अक्षर छाप रहा है, ये कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड को दर्शाएगा। और वो स्पीड कितनी हो सकती है,
कम से कम 3 और अधिक से अधिक 30 कैरेक्टर प्रति सेकंड हो सकती है। समझ आई बात? प्रिंटर की गति में सबसे पहले आप लिख लो हेडिंग डाल के, प्रिंटर की स्पीड या गति। नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी? कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, आपको डेफिनेशन के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने नोट्स में लिख रखा है ऐसे ही लिख लो, डैश डाल के। सीपीएस यानी कि इसकी गति की बात कर रहा है, किस में मापी जाती है? शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो सीपीएस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कैरेक्टर पर सेकंड, अक्षर प्रति सेकंड। ठीक है, और कितने अक्षर हो सकते हैं वो? 3 से लेकर 30 तक, कम से कम 3 अक्षर। कोई प्रिंटर कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है जो 3 कैरेक्टर ही 1 सेकंड में छाप पाए। अधिक से अधिक बढ़िया गुणवत्ता वाला कोई कैरेक्टर प्रिंटर हो तो वो 30 कैरेक्टर भी छाप सकता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, समझ आई बात? एल वाला जो होगा लाइन प्रिंटर, वो कितनी लाइन छापेगा? ठीक है ना, उसमें हो जाएगा पेज, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने पेज वो छाप रहा है, तो उसकी पीपीएम में हो जाएगी, पेज पर मिनट। दूसरा कौन सा है? लाइन प्रिंटर, बस देखा जाता है कि कितनी लाइन वो छापेगा। तो इसकी जो गति है लाइन प्रिंटर की, वो एलपीएम, कितनी लाइनें 1 मिनट में प्रिंट करवाएगा, लाइन पर मिनट। 200 लाइन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लाइनें वो 1 मिनट में छाप सकता है। ये चीज़ जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है 3 से 30, 200 से 2000, 15 से 20 या 1000 पेज। ठीक है, जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, जो बड़ी फोटोकॉपी की मशीन होती है, वो 1000 पेज भी 1 मिनट में निकाल देती हैं। ठीक है, अपने जो छोटे प्रिंटर होते हैं, जो पेज प्रिंटर होते हैं, वो 15 से 20 पेज प्रति मिनट निकाल पाते हैं। ये जो आंकड़ा है 3 से 30 वाला, 200 से 2000 वाला, 15 से 20 वाला या 1000 वाला, ये आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट नहीं है और इस आंकड़े के बारे में पूछा भी कम जाता है। मेनली तो ये पूछा जाता है कैरेक्टर की किस में मापी जाती है? सीपीएस या इसकी फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकंड। लाइन प्रिंटर की किस में मापी जाती है? एलपीएम। पेज प्रिंटर की पीपीएम। लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है और तीनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, और तथा ये ध्यान रखना है कौन से प्रिंटर की ये गति मापने की इकाई है। ठीक है, ये कैरेक्टर की है, ये लाइन की है, ये पेज प्रिंटर की है। तो लाइन प्रिंटर के बारे में लिख लो, एलपीएम, लाइन पर मिनट। 200 से 2000 लाइन पर मिनट तक छाप सकता है ये। ठीक है, पेज प्रिंटर, पेज पर मिनट, पीपीएम, 15 से 20 पेज प्रति मिनट। छोटे प्रिंटर की बात कर रहा है। बड़े प्रिंटर यानी जो फोटोकॉपी मशीन वगैरह या प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, उसमें लगभग 1000 पेज प्रति मिनट से भी ऊपर जा सकता है वो। ठीक है, 1000 पेज 1 मिनट में निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो बहुत तेज तर्रार मशीनें होती हैं। जो अखबार की छपाई वगैरह करने वाली जो मशीनें होती हैं, उनकी लगभग 1000 से ऊपर भी स्पीड जा सकती है। ये वाली चीज़ आपने कल कर ली थी। ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्रिंटर कंप्लीट हो गया। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आपका है प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। आसानी है, बड़े प्रिंटर होते हैं जैसे कि बैनर, पोस्टर, मानचित्र, नक्शे वगैरह प्रिंट आउट करने के लिए, छापने के लिए। अच्छा, ये ग्राफिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब समझते हो? क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। ठीक है, कोई पोस्टर देखते हैं रंगीन, अपना कोई बैनर देखते हैं, तो एक एक चीज़ बड़ी सुंदर तरीके से क्वालिटी के रूप में, गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके अंदर। ठीक है, ग्राफिक्स को बड़े अच्छे से प्रिंट किया जा सकता है। किसकी मदद से? प्लॉटर की मदद से। लिखो, ये प्रिंटर, प्लॉटर हेडिंग डाल ली क्या? ये प्रिंटर, प्लॉटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रिंटर बड़े प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर होते हैं जिनकी सहायता से बड़े पेज पर या पेपर पर, एक ही बात है, जिनकी सहायता से बड़े पेज पर पोस्टर,
बैनर इत्यादि को प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, जैसे कि मकानों के नक्शे, आजकल नक्शे बनते हैं ना मकान का, वो बड़े पेज पे, वो इसी से प्रिंट किया जाता है। मकानों के नक्शे, कॉमा, मानचित्र, कॉमा, ग्राफिक्स या ड्राइंग को प्रिंट करना, ग्राफिक्स या ड्राइंग को प्रिंट करना। चारों नया पहली क्लास है के हाँ कड़ू हो हाँ मनाली नेड़े पड़ोसी हो। मकानों के नक्शे, मानचित्र, ग्राफिक्स या ड्राइंग को प्रिंट करना। प्लॉटर के अंदर एक तकनीक होती है जिसको वेक्टर ग्राफिक तकनीक कहते हैं। अगर किसी ने साइंस साइड से +2 पास करी है या 11वीं में साइंस था तो मैथ में वेक्टर नाम का एक चैप्टर आता था, ठीक है, समझ आई बात। तो वही वेक्टर तकनीक है, ये वेक्टर ग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें, प्लॉटर में। ये लाइन लिख लो, प्लॉटर में मुख्य रूप से वेक्टर ग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर में वेक्टर ग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से रेखाओं या रेखाएं, इस तकनीक की सहायता से रेखाओं या रेखाएं खींचने का कार्य किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से रेखाओं या रेखाएं खींचने का कार्य किया जाता है। यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट डिवाइस जो टॉपिक था हार्डवेयर में वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पहले हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर किया, आफ्टर दैट हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बाद में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, और उसके अलावा कंप्यूटर की जनरेशन की, इसके अलावा हमने इनपुट डिवाइसेस किए, इसके अलावा हमने आउटपुट डिवाइसेस किए। आउटपुट डिवाइसेस को हमने फर्दर डिवाइड किया था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस तथा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हमने क्या क्या किया था, स्पीकर किया था ना, प्रोजेक्टर किया था, इसके अलावा और क्या किया था, मॉनिटर किया था, यही चीज़ की थी, तीन ही चीज़ करी थी क्या, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। उसमें डीएलपी प्रोजेक्टर का भी मैंने जिक्र किया था। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर हमने क्या क्या किया है, प्रिंटर तथा प्लॉटर किया है, ठीक है ना। प्रिंटर के केस में हमने नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किया, कैरेक्टर, लाइन तथा पेज प्रिंटर डिस्कस किया। मोटी मोटी बातें इसके अंदर जो चीज़ है, सबसे अधिक क्वेश्चन इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में प्रचलन में एक ही रहा है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा है। बाकी मोटी मोटी बातें जैसे कि प्रिंटर के केस में मैं बता दूं, प्रिंटर के आविष्कारक जनक की अगर बात की जाए तो डॉक्टर गुटेनबर्ग का नाम आता है। किसका नाम आता है? मॉनिटर के आविष्कारक जनक या पिता की बात करूं तो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन की बात आता है। मॉनिटर की अगर मैं आविष्कार की डेट या ईयर की बात करूं तो 1897 की बात आती है। समझ आई बात? ये मोटी मोटी बातें रिवीजन के तौर पे आप देख लेना। आज हम अगर हार्डवेयर के केस में अगर बात करेंगे, जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार मैं ये बात बताता रहता हूँ
कंप्यूटर किस पे काम करता है? आईपीओ पे काम करता है। ये वाला काम क्या होता है? इनपुट होता है। ये वाला काम क्या होता है? आउटपुट होता है। ये वाला काम क्या होता है? विश्लेषण यानी कि प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ये वाला काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट के जितने भी डिवाइस होते हैं। तो ये पापा यहाँ तो कर लियो, अपा वो भी कर लियो। ठीक है, एक तो रह गयो ओ। इस नाम के आगे मैंने क्या लगाया था? एस लगाया था। ठीक है ना, आईपीओ एस। एस पर क्या बताया था मैंने? हिंदी की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? संग्रहण, स्टोर या स्टोरेज। ठीक है, संग्रहित करना, स्टोरेज करना। ठीक है, किसी चीज के अंदर इकट्ठा करना। ठीक है, जी हाँ, आप 6 महीना की फसल को एग्जाम्पल ले लें, कहते आप धान लगावा, कहते कणक लगावा, कहते नरमो बीजा। तो आप क्या करते हैं? जैसे कि कणक बीज लिया, आप कणक बीजने के बाद में जैसे ही उसका सीजन कंप्लीट होने को आता है, कणक पक जाती है। पकने के बाद में आप क्या करते हैं? उसको खाना रही घर रख लिया, वहाँ की मंडी में बेचे, वहाँ है ना। घर रखते हैं तो हम एक निर्धारित करते हैं कि इसको हम किस कॉर्नर में रखेंगे, किस कमरे में रखेंगे, या कोई स्टोर रूम होगा या फिर अनाज का कोई स्पेशल रूम बना रखा होगा। तो वो क्या है? हमारे लिए एक स्टोरेज रूम है। अनाज का भंडारण करने के लिए, भंडारित करने के लिए एक स्पेशल जगह छोड़ रखी है। ठीक है, इसी प्रकार आईपीओ साइकिल का काम जो होता है, अगर आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट दी 4 और +6, इस 4 + 6 पे प्रोसेसिंग डिवाइस ने काम किया। काम करने के बाद में परिणाम तैयार कर दिया 10, 6 और 4 को जोड़ के परिणाम तैयार कर दिया 10। 10 तैयार करने के बाद में इनपुट वाला काम हमने किया 4 और +6 के रूप में। प्रोसेसिंग वाली ने इसका विश्लेषण करके क्या तैयार किया? 10 तैयार किया। इसी आउटपुट को 10 के रूप में परिणाम स्वरूप हमें आउटपुट डिवाइस पे दिखा दिया। तो यहाँ ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये तो था कि वर्तमान समय में हमें कोई पर्टिकुलर सवाल का जवाब चाहिए था, उसका उत्तर चाहिए था, हमें मिल गया। मान लीजिए ये सवाल मुझे 5 साल बाद में भी चाहिए, भविष्य में मैं इसको वापस से देखना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कणक की तरह भंडार करना पड़ेगा, इनको संग्रहण करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए वो नाम आता है एस। ठीक है ना, ये स्टोर करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भंडार या संग्रहण करने वाली युक्तियां, और स्टोर करने का काम क्या करती है? मेमोरी ही करती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है? मेमोरी है। समझ आई बात? क्लियर है ना? मतलब ये मान लो कणक का एग्जाम्पल ने छोड़ो, मान लो मैंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद में कोई नया सॉन्ग आया, वो मैंने सुना, ऑनलाइन सुना, यूट्यूब पे सुना या फिर कहीं भी सुना। सुनने के बाद में मुझे बेहद पसंद आया। मैंने सोचा यार मुझे ये रोज़ सुनना है और मैं क्यों बार बार नेट खर्च करूं, क्यों ना मैं इसको डाउनलोड कर लूं और मेरे मोबाइल के अंदर इसको स्टोर करके रख लूं। तो वहाँ स्टोरेज का केस आता है। ठीक है, मैंने क्या किया? गूगल में गया, जा करके मैंने सर्च किया, तो वो इनपुट देने का काम किया। आईपीओ में इनपुट देने का काम किया। इनपुट देते ही प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होते हुए उसने मेरे सामने आउटपुट दिखा दी। रिजल्ट के रूप में वो गाना मेरे सामने ला के रख दिया। यहाँ कितना खेल हो गया? इतना खेल कंप्लीट हो गया। इनपुट दी, उस सॉन्ग का नाम लिखा, ठीक है, कीवर्ड्स दिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, सर्चिंग की, सर्च करने के बाद में उस सॉन्ग को ढूंढा, ढूंढने के बाद में आउटपुट के रूप में वो सॉन्ग मेरे सामने लाके रख दिया। आईपीओ वाला काम उसने कर दिया। ठीक है, अब बात आती है आगे, मुझे भविष्य में उसका इस्तेमाल करना है और उसको मैं स्टोर करके रखना चाहता हूं ताकि मेरा बार बार इंटरनेट खर्च ना हो और हर रोज उसको प्ले करके मेरी म्यूजिक प्लेयर में मैं सुनता रहूं। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई ना कोई उस कंप्यूटर में जगह चाहिए उसको स्टोर करने के लिए गाने को, क्योंकि गाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो घेरेगा ना, 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB, है ना। तो उस सॉन्ग को भंडारित करने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या स्टोरेज डिवाइसेस का यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज यूनिट का ही दूसरा नाम क्या होता है? मेमोरी या मेमोरी यूनिट होती है। जैसे आप पेन ड्राइव के अंदर डालते हो, मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में डालते हो, एक छोटी सी चिप आवे जिन के बोला SD कार्ड बोला, मेमोरी कार्ड बोला, बिम भी डाल्स को, CD भी डाल्स को, DVD भी डाल्स को, हार्ड डिस्क में भी डाल्स को, है ना। बहुत बहुत चीज़ें होती है। तो मेमोरी के केस में, स्टोरेज के केस में
अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं। तो इस चैप्टर में आप सीडी के बारे में भी जानेंगे, डीवीडी के बारे में भी जानेंगे, पेन ड्राइव के बारे में भी जानेंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी जानेंगे, मेमोरी कार्ड के बारे में भी जानेंगे। जितने भी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर डेटा को या इंफॉर्मेशन को भंडारित किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, उसका डिस्कशन है अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है। अब इस शब्द पे आ जाओ आप, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है, मेमोरी। ठीक है, एक बार लिखना मत कुछ भी, समझ लो पहले शब्द को समझो। मैं सिर्फ शब्द की बात कर रहा हूं, उधर में जाई ना पढ़ने के रामायण महाभारत लिख रखी है बिन पढ़न दो कुएं में। एक बारी पहला इस शब्द ने देखो आप, इन्हें कर ही दूं मैं। मेमोरी शब्द है क्या? ठीक है, मेमोरी स्टोरेज से आया है। ठीक है, पहली बात तो अगर मैं मानव रूपी जीवन की बात करूं या फिर साइंस में घुस जाऊं मैं, तो सिंपल 2 या 3 शब्द में लिख सकता हूं मैं, याद रखने की क्षमता। याददाश्त ही हो है, याद रखने की क्षमता ही मेमोरी होती है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड या मैं साइंस में घुस जाऊं तो याद रखने की क्षमता को ही मैं क्या बोलूंगा? मेमोरी बोलूंगा। अब यूं बताओ, अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मेमोरी भी 2 तरीके की होती है, एक परमानेंट होती है, एक परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, जैसे कि परमानेंट और टेम्परेरी का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप हर रोज आते हो यहाँ पे, मान क्या लीजिए हर रोज ही आते हो, सैटरडे या संडे मिस करते हो या संडे मिस करते हो। ठीक है, लगभग डेली का रूटीन रहता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, फतेहाबाद आता है डेली, कोई लोकल आता है, कोई गाँव से आता है। ठीक है, तो सिंपल सा उनका फंडा होता है डेली रूटीन में, या तो वो अपने स्कूटर से आएंगे, बाइक से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, अलग अलग सबका फंडा होता है। आने का यातायात का साधन अलग अलग यूज किया जाता है सबके द्वारा। ठीक है, अब उनका वो एक परमानेंट रूटीन बन जाता है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ डेली के लिए, गाँव से चल रहा हूँ, रोज 8 वाली बस में आऊँ मान ले। ठीक है, डेली 8 वाली बस में आ रहा हूँ, डेली का रूटीन है। ठीक है, तो उसमें मुझे सैकड़ों यात्री मिलते हैं। ठीक है, 150 यात्री मिलते हैं मेरे को। ठीक है, कोई मेरे गांव का मिलता है, कोई आगे वाले गांव से चढ़ता है, कोई पीछे से चढ़ता है, कोई डाणियाओं चढ़ा, कोई किन्नों चढ़ा। ठीक है ना, अब मुझे ये बताओ कि 100 से ऊपर दिन हो गए मुझे आते हुए, क्या मुझे 50 दिन पीछे किसी पर्टिकुलर डेट को मेरे को दे दिया जाए और कोई मुझे ये पूछ ले कि फलानी डेट ने तिरसा के वो आदमी आए हो के, याद रहेगी या नहीं रहेगी वो बात? 99% चांस ये है कि वो बात मुझे याद नहीं होगी। 0.1 या 1% चांस हो सकते हैं कि वो बात याद रह भी जाए, क्या पता चेता आई जाए। तो इट मीन्स वो बात मैंने गौर, क्योंकि वो मेरे माइंड ने, मेरी मेमोरी ने उस बात को गौर करके तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। किसी ने पूछ लिया तो मुझे याद करना पड़ गया, याद होता तो बता भी देता, नहीं होता तो वो टेम्परेरी था। समझ में आई बात? यानी कि वो टेम्परेरी तौर पे मेरी माइंड में स्टोर सी, 2-3 दिन स्टोर रही, 2-3 दिन बाद अगर पूछ लेता तो क्या पता याद रह जाता, क्योंकि 2-3 दिन तक तो मेमोरी थोड़ा बहुत काम करती है वो। लेकिन 100 दिन 50 दिन बाद में पूछा तो मेरे माइंड में वो बात टेम्परेरी तौर पे स्टोर थी, और वो किसी पर्टिकुलर समय के बाद में मेरे दिमाग से लुप्त हो गई, और उसके बाद में उस बंदे ने पूछा तो वो बात मुझे याद नहीं थी। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। मान लीजिए आज से 1 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले मेरे किसी जिगरी दोस्त का बर्थडे था, और बन छिक्के मैंने दारू पियाई, बढ़िया तरीकों, बढ़िया एंडी पार्टी थी। क्या वो बात 20 साल बाद मेरे को वो पूछेगा, मेरे याद रहेगी वो? बिल्कुल डेफिनेटली याद रहेगी वो। मैं उसको एक एक बता दूंगा कि कौन सा पैक किस स्नैक्स के साथ लगाया था मैंने, हर चीज बता दूंगा, उसको बता दूंगा ना। वो यहाँ परमानेंट बैठ जाती है ना। अच्छा, कोई जिगरी होता है जिसको BFF बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, उसकी बात भी यहाँ दिमाग में छपी रहती है। वो फलानियों में फलानी जगह बड़े मिलियो, मैं टाइम मिलियो, एक एक बात। इस चीज को छोड़ो, कोई जबरदस्त फिल्म लग गई आपको, आप अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर में 200-300 की टिकट कटा के वो फिल्म चले गए, फिल्म देखने के लिए चले गए। आप बाहर आने के बाद में 20 दिन बाद भी आपको वो स्टोरी पूछ ले तो 3 घंटे की स्टोरी एक एक जनो स्विम तागो पिरो एक भीतर पिरो देगा, दोस्त ने बताती एक एक चीज बता देगा, वो परमानेंट यहाँ बैठ गई। ये होती है मेमोरी। समझ में आई बात? इसी प्रकार
मेमोरी कंप्यूटर के अंदर भी होती है। अगर कंप्यूटर के एवज के अंदर मैं अगर एग्जांपल लूं तो इसको बोलता हूं मैं कोई ना कोई जगह जुकर घर आपका कोई जगह ढूंढा कणक ने या धान ने या नरमन स्टोर करने खातर, ठीक है। यानी कि मेमोरी एक जगह या स्थान होता है, मेमोरी एक जगह या स्थान होता है जहां पर आईपीओ साइकिल के दौरान की गई कार्रवाई को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई भी डेटा यानी आंकड़ा या कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को कंप्यूटर में सुरक्षित करने के लिए जो जगह या स्थान होता है उसी जगह या स्थान को क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अब आप लिखेंगे, ये सामने यहाँ लिखी हुई है, मेमोरी हेडिंग डाल लो। मेमोरी जो याद रखने की क्षमता मैंने शब्द लिखा था ना, उसको एक शब्द में पर्यायवाची में स्मृति भी कह सकते हैं, ठीक है। स्मृति यानी कि मेमोरी का ही हिंदी में नाम है ये, ठीक है। ये लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं साथ के साथ में, सामने देख के भी लिख सकते हो और सामने मैं बोल रहा हूं मेरा सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान होती है, मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान होती है जहां डेटा, सूचना, प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर आदि को स्टोर किया जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं लाइन को, मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान होती है जहां डेटा, सूचना, प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ये लाइन जो तीसरी लाइन से स्टार्ट हो रही है, यहां तक ये लाइन तो मैं लिखा देता हूं लेकिन इसका मतलब समझाऊंगा ये लाइन लिखवाने के बाद में। नेक्स्ट लाइन बोल दूं क्या? डेफिनेशन के बाद में लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में, कंप्यूटर की मेमोरी यानी स्टोरेज की बात कर रहा है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत छोटे छोटे भागों में बंटी हुई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। इन भागों को हम सेल कहते हैं, ये लिख रखा है सी। साइंस में यानी बायोलॉजी में तो सेल मैंने कोशिका हुआ, ठीक है। यहां सेल मैंने क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे हिंदी में सेल मीन्स कोठड़ी होती है, ठीक है, कोठड़ी, ये सेल भी बताऊंगा मैं। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। इन भागों को हम सेल कहते हैं और उसी सेल या भाग का एक मेमोरी एड्रेस होता है। छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। इन भागों को ईब दिखा है मंडा, पिछला दिखा है कि थोड़ा जूम करिए तो सही है। बहुत छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। इन भागों को हम सेल कहते हैं और उसी सेल या भाग का एक एड्रेस होता है या एक मेमोरी एड्रेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मेमोरी सेल में ही डेटा स्टोर होता है। जिस डेटा को स्टोर किया जाता है वो किस में किया जाता है? मेमोरी सेल में ही किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी का व्यवहार दो तरह का होता है। क्या हो गया? बोतल बोतल पे लड़ाई होगी, बोतल पे लड़ाई तो यार दारू पीणिया कर।
ये पानी वाली फिर लड़ाई करो। ये पॉइंट लिख लिया, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। ये अस्थाई से मत लिखना, ठीक है, इसको बाद में लिखवाऊंगा। यहाँ तक मेमोरी एड्रेस होता है, मेमोरी सेल में ही डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कंप्यूटर की मेमोरी का व्यवहार दो तरह का होता है, जिसको मैं उदाहरण के तौर पे, माइंड वाले उदाहरण के तौर पे समझा चुका हूं। एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। वो नेचर कौन सा नेचर होता है जो बस वाला एग्जांपल दिया था मैंने, अस्थायी, क्योंकि वो बात कुछ दिनों के लिए मेरे माइंड में अस्थायी तौर पर रही। और दूसरी जो बर्थडे पार्टी वाला एग्जांपल दिया दोस्त का, वो स्थायी तौर पर मेरे दिमाग के अंदर स्टोर हो गई। तो ये दो तरह का व्यवहार है मेमोरी का, ठीक है। एक मेमोरी कुछ बातों को स्थायी तौर पे स्टोर कर लेती है और कुछ बातों को अस्थायी तौर पे कुछ समय के लिए अपने मेमोरी में रखती है वो, ठीक है। अब सेल बता देता हूं मैं, इतना लिख लिया। अब देखो सेल कैसे होता है। जैसे कि इस डब्बे को मान लो ये एक मेमोरी है, ठीक है। ये आप मान सकते हो, मान लीजिए कि ये आपकी पेन ड्राइव की या फिर मेमोरी कार्ड की 1 GB की मेमोरी है, ठीक है। 1 GB इसकी पूरी स्टोरेज है, समझ आ गई बात, 1 GB, ठीक है। अब इसी मेमोरी के अंदर मेमोरी के यूनिट भी आएंगे। मेमोरी यूनिट जो आप करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले बिट होती है, बिट से फिर बाइट बना, बाइट से फिर क्या बना, किलोबाइट बना, किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे कि 1 GB इसकी टोटल स्टोरेज क्या हुई, 1 GB हुई। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी होती है, ठीक है। ये 1 GB भाग अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होगा। एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, ठीक है। समझ आई बात। इसी सेल का एक एड्रेस होगा, क्या होगा, एक एड्रेस होगा, ठीक है। और इसी एड्रेस को हम कौन सा एड्रेस बोलेंगे, मेमोरी वाला एड्रेस बोलेंगे, ठीक है। इफ जुकर मान लो एक जिला हो गया, भी जिला के अंदर बहुत सारा गांव हो गया, गांव के अंदर बहुत सारा घर हो गया। प्रत्येक घर की एक व्यवस्था होती है कि वो किस जगह व्यवस्थित है, भी फलानी लोकेशन है, बी लोकेशन में इतनी गली नंबर है, इतने गली नंबर में इतना मकान नंबर है। तभी डाकिया डाक लेकर के आपके घर तक पहुंच सकता है, तभी कोई आपका दोस्त मित्र वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब अगर जो मान लिया आप कि यार दोस्त आने रहे बिन बताओ को नहीं अभी आप ठाकर बस्ती में रहो, तो वो धक्का खान तो रहो फतेहाबाद में सारे एड्रेस होगा तभी वहां पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो सेल होता है ना, इसका एक एड्रेस होता है जिसको सेल एड्रेस या मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस किस काम आता है, क्योंकि इसी सेल में यही जो टुकड़ा होता है यहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है, डेटा, या डेटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े, या फिर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस सूचना या आंकड़े तक पहुंचने के लिए हमें मेमोरी का सेल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर मान लीजिए बहुत सारे इंटरनल स्टोरेज के अंदर बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इमेज या सॉन्ग या कोई डेटा आपको देखना है फाइल मैनेजर में जा करके, आपको उसका एड्रेस पता होगा तभी वहां तक आप पहुंच पाओगे। इफ जे तन्यू नेबेरो होगो भी एक ABC नाम की फाइल है और वो ऑडियो या MP3 फाइल है, वो किस फोल्डर में पड़ी है, तो वहां तक पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते। और आपको साफ साफ पता होगा कि वो इमेज या ऑडियो फाइल DICM नाम के फोल्डर में, कैमरा नाम के फोल्डर में पड़ी है, तो आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर खोलते ही वही फोल्डर खोलोगे और वहीं पहुंचोगे। तो सेल एड्रेस ये काम करता है, समझ में आई बात। एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाता है चीज जहां पे स्टोर होती है, समझ आई बात। इसी सेल, ये सेल या तो आयताकार टाइप में, ज्यादातर आयताकार टाइप में ही होता है। ये आयताकार टाइप में हो सकता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोठड़ी कहा जाता है, ठीक है। सेल मीन्स यानी कि सेल जो शब्द है इंग्लिश में, उसका साइंस या बायोलॉजी का मीनिंग ले तो कोशिका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में अगर डिक्शनरी में हम सर्च करेंगे तो सेल मीन्स एक भाग होता है, एक कमरा होता है, एक चौरस चौकोर जगह होती है जिसको कोठड़ी कहा जाता है। अगर आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी या फिर वर्तमान में भी कई फिल्मों में ऐसा डायलॉग बोला जाता है कि इस डाकू को या इस गुंडे को सेल में डाल दो। थानेदार या पुलिस वाला पकड़ने के बाद में सीधा बोलता है कि इसको सेल में डाल दो, यानी कि
जो जेल वाली कोठरी होती है उसमें डाल दो, उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो उस कोठरी टाइप में ये सेल होता है, उसका एक है सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अब चीज आती है बात, सेल समझ आ गया? ठीक है, ये उसका एक भाग होता है, मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी होती है, उसी भाग को सेल कहते हैं। अब इसने बताया कि इसका व्यवहार कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 में एक तो होता है कौन सा? अस्थाई। ठीक है, दूसरा होता है स्थाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट, इसको बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी। ठीक है, अगर मान लो कोई मेमोरी है, कोई मेमोरी है, उसमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करने का काम कर रहा हूं, तो उस मेमोरी का व्यवहार उस डेटा को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कितने तरीके का होगा? 2 तरीके का होगा, क्योंकि या तो वो डेटा मैं उस मेमोरी में परमानेंट स्थायी रूप से सेव कर रहा हूं, या मैं अस्थायी रूप से सेव कर रहा हूं। इन दोनों का मैं बेस्ट उदाहरण आपको पहले भी दे चुका हूं और मोबाइल के ऊपर देता हूं। जैसे कि कोई सॉन्ग है, उसका नाम है abc.mp3। इस सॉन्ग को मैंने डाउनलोड करके मेमोरी में क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ये सॉन्ग बताइए, जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगा या मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैमेज ना हो जाए, या वो नुकसान उसका इतना तगड़ा ना हो जाए कि हार्डवेयर ही उसका डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए, तब तक ये सॉन्ग मेरे मोबाइल की मेमोरी से डिलीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, यानी देख, इब जैसे कि मान लो ये मकान बना दिया, और मकान बनाया बाद में मान लेंगे म्याद बढ़िया हो जाए, अच्छी परमानेंट हो जाए, ये मान ली कोई बंदों का तकड़ो तूफान आ जान दी हो जाए, वो पड़े को नहीं हो गए, तो वो तो एक अराजकता है वो चीज़, तो ठीक है, उससे तो गिर सकता है। तो यानी कि वो आपका कंप्यूटर मोबाइल जल जाए, आग लग जाए, तो गयो गानो। ठीक है ना, वो एक अपवाद है। उसको छोड़ करके अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर सही सलामत चल रहा है और आपने वो डेटा उस मेमोरी में परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से स्टोर कर दिया, जब तक आप उस डेटा को, आंकड़ों को, इंफॉर्मेशन को या सॉन्ग को डिलीट नहीं करोगे, स्वयं नष्ट नहीं करोगे, तब तक वो आपके मोबाइल में स्थायी रूप से रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कितने भी सालों तक रहेगा वो। समझ आई बात? एक तो व्यवहार ये है इसका। दूसरा मैं बताता हूं, जब भी आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाने के बाद में, जैसे कि मैंने ये मोबाइल चलाया, ये कंप्यूटर भी है, माइक्रो कंप्यूटर है। अब इसके अंदर बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, इनमें से कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूं। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, स्क्रीन भी ओपन हो गया। अब अगर मैं इसका बीच वाला बटन दबा दूंगा तो क्या ये अभी ओपन है? बिल्कुल है, ये रहा, ये नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड में ओपन है यार। सिंपल सी बात है, जब तक मैं क्लियर ऑल नहीं करूंगा यहां से, या वो क्रॉस वाला साइन नहीं करूंगा, तब तक नहीं उड़ेगा ये। अब कोई ऐप खुली नहीं है ना, थोड़ी देर पहले वो खुला था। इट मीन्स जब मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, तो उसको क्या चाहिए? जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए उसको खुलने के लिए। ठीक है, ये मैं उरे खड़े हूं, मन जगह कौन चाहिए कि जमीन पे, पैर टिक रही है जमीन पे, ठीक है, मैं उरू बड़े चल जाऊंगा, खाली हो जाएगी ने बाबर जी की जगह। समझ आई बात? कहने का मतलब मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप है अब कोई नहीं खुली हुई, जैसे ही मैंने क्लिक करके कैलकुलेटर खोला, उसको एक मेमोरी या स्थान या जगह चाहिए। वो स्थान या मेमोरी कौन देगा? स्टोरेज यूनिट देगी, सीपीयू दिलवाएगा उसको। ठीक है, तो उसमें चाहे 1 MB मिली, 2 KB मिली, 4 KB मिली, कभी आप देखते हो रैम को क्लियर करते हो, रैम भरी होती है ना, तो उसमें क्यों भरी होती है? वो प्रोग्रामों की वजह से भरी हुई होती है। तो इस कैलकुलेटर ने मेमोरी ली, चाहे 1 किलोबाइट ली, 1 MB ली, 2 MB ली, इसने जगह को घेरा, तो ये खुली थी तब तक, तो अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए मेमोरी में सेव थी। जैसे ही मैंने इसको क्लियर किया, इसको क्लोज करते ही वो जगह खाली हो गई। यानी कि एक मेमोरी थी, उस मेमोरी के अंदर अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए, जब तक इस ऐप को मैंने खोल के रखा, इसने 2 किलोबाइट या 2 MB जितना स्थान घेर रखा था, वो किस तौर पर घेर रखा था? अस्थायी तौर पर। जैसे ही मैंने क्लोज किया ऐप को, वो अस्थायी तौर पर भरी हुई मेमोरी वापस खाली हो गई।
यानी कि जिस प्रकार बस के अंदर वो सवारी चढ़ के, जिसके बारे में 1 महीने बाद मेरे से पूछा मेरे दोस्त ने, वो जिस दिन चढ़ के आया था 1-2 दिन तो मेरे को याद रहा भी कौन बंदा चढ़ के आया, 20 दिन बाद मेरे को याद नहीं रहा थी वो कौन था वो, है ना, समझ आई बात। तो वो 1 से 2 दिन के लिए अस्थायी तौर पर मेरे दिमाग में रहा। इसी प्रकार ये कैलकुलेटर ऐप भी अस्थायी तौर पर 2 सेकंड या 10 मिनट या 5 मिनट तक मेरे मोबाइल में जगह घेर के रखी इसने। इसको मेमोरी मिली, जैसे ही इसको क्लोज किया उसने मेमोरी खाली कर दी। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो ये व्यवहार मेमोरी के होते हैं, एक तो डेटा को अस्थायी तौर पे स्टोर करके रखना और स्थायी तौर पे स्टोर करके रखना, ये दोनों है, ठीक है। तो जो अस्थायी तौर वाला है इसको कल से लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, इनको समझा दिया मैंने कि अस्थायी और स्थायी क्या इसका व्यवहार होता है। मेमोरी वाला चैप्टर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो संयम बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपको A ग्रेड से भी ऊपर की नौकरी मिले और आप सदा सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।